बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़दी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के हवाले से, जहां से ओपोजिशन ने वॉकआउट किया। आज जो है फेटअप के हवाले से कानून साजी होनी थी और 3 बिल थे जिनको मंजूर किया जाना था, जिसमें एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और दूसरा मतरूका वक्फ इमलाक के हवाले से था और तीसरा हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से था। फेटअप की रिकमेंडेशंस के मुताबिक ये 3 एक्ट जो है पार्लियामेंट से मंजूर होने थे और मुश्तरका सेशन इस वजह से बुलाया गया था क्योंकि सेनेट से बिल रिजेक्ट हो गया था। पहले नेशनल असम्बली से अप्रूव हुआ, फिर सेनेट में गया, सेनेट से रिजेक्ट हो गया। तो लिहाजा इमरान खान साहब इस मामले में क्लियर थे क्योंकि फेटअप की रिकमेंडेशंस थी और इस मामले पर कानून साजी ज़रूरी थी। इसलिए आज पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया गया ताकि ये बिल मंजूर किए जा सकें। ओपोजिशन ने इन बिलों की मुखालफत की। आज प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि ये जो कानून साजी की हुई है, इसकी मुखालफत ओपोजिशन की जानिब से क्यों की गई, आज ओपोजिशन ने क्यों शोर शराबा किया पार्लियामेंट में, और इसके साथ साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड देना इसका ज़रूरी है और इस बैकग्राउंड पे ज़रा बात कर लेते हैं। नाज़रीन, अगर देखें हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वेबसाइट पे 40 रिकमेंडेशन है जो तमाम तर ममालिक के लिए और उन रिकमेंडेशंस पर अमल करना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान ने उन रिकमेंडेशंस पर अमल नहीं किया, लिहाजा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो पाकिस्तान पर आलमी तौर पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। अगर अभी की बात करें तो ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 27 नुकात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से दिए गए जिन पर हमें अमल दरामद करना था और तकरीबन 14 पर हम अमल दरामद कर चुके हैं। 13 नुकात ऐसे हैं जिन पर अमल दरामद करना है। उस हवाले से ही कानून साजी आज पार्लियामेंट में की जा रही थी जिसकी ओपोजिशन ने मुखालफत की। सबसे पहला नुकता यह है कि इस कानून साजी की मुखालफत क्यों की गई उसको जानेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे और सीनियर जो हैं एनालिस्ट और इस तमाम मामले को पे गहरी नज़र रखते हैं मेहताब हैदर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे। सबसे पहले मैं PMLN की जानिब चलता हूँ जो कि ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं। बाकायदा तौर पर वॉकआउट किया गया, आज इजलास में शोर शराबा और हंगामा भी रहा। तो इस तमाम हंगामे की क्या वजह थी? अगर FATF की जानिब से आपको कानून साजी के लिए जो रिकमेंडेशंस दी हैं और FATF के मामले पर कानून साजी हो रही है, जबकि बाकायदा तौर पर इमरान खान कह चुके हैं कि इस कानून साजी की मुखालफत पाकिस्तान की मुखालफत है, तो ओपोजिशन ने यह मुखालफत क्यों की? वेलकम टू द शो डॉक्टर समीना, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और आपकी खैरियत नेक चाहती हूँ। और पाकिस्तान के लिए तो हम दुआगो ही हो सकते हैं। आज जो हुआ असम्बली में और इनकी जो कोशिश थी, देखिए अगर ये बिल हमारी कंसेंसस के साथ अपोजिशन को साथ लेके आप चलते हैं, देखिए ये ऐसे बिल्स होते हैं, ऐसे प्लान्स होते हैं जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का काम होता है वो सारों को कंसेंसस के साथ लेके चले। क्या इन्होंने कोई अमेंडमेंट्स हमारी ऐड की? नहीं। कोई भी प्लानिंग में किसी की राय शामिल की? नहीं। अगर ये सेनेट से बिल पास नहीं हुआ तो कोई वजह थी? असम्बली से, नेशनल असम्बली से तो ये ज़बरदस्ती पास करा के चले गए और सेनेट से अगर रिजेक्ट हुआ है तो एक ही दिन में इन सब चीज़ों को ये बिल्डोज करना चाह रहे थे और फिर जिन्होंने अमेंडमेंट्स दी हुई थी उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। किसी को भी एडिशन की का कोई चॉइस नहीं था और स्पीकर साहब ऐसे लग रहा था जैसे पीछे से किसी ने भर के इनको पूरी का पूरा चार्ज करके भेजा हुआ है और वो इतनी तेज़ी के साथ हर चीज़ पढ़ रहे थे, किसी की तरफ से कोई जवाब आ रहा है यस और नो पे वो चल रहे थे। वो सिर्फ यस को ही वो हैवी कंसिस्टेंसी कंसीडर कर रहे थे और आगे आगे चलते जा रहे थे। और बीच में अपना पीपल पार्टी की तरफ से जो पॉइंट्स थे, लीगल पॉइंट्स थे, उन्होंने उठाने की कोशिश की। रज़ा रब्बानी साहब ने वो बहुत वैलिड पॉइंट्स दिया उन्होंने, लेकिन उस पर भी कोई उन्होंने अमल दरामद किया? ये सारा कुछ आइनी तौर पे जैसे आइन हमें इख्तियारात देता है, ये सब कुछ उसी हिसाब से डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहिए और उसी हिसाब से आगे चलना चाहिए। अब ये अकेले बैठे अगर मैं मेहताब हैदर की जानिब जाऊंगा। मेहताब साहब,
मेहताब हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मेहताब साहब, आज असम्बली में जो हुआ, हम सब लोगों ने देखा, पार्लियामेंट में ओपोजिशन ने बाकायदा तौर पर वॉकआउट किया। ये एक्सपेक्टेड भी था कि जो ओपोजिशन वॉकआउट करेगी, क्योंकि काला कानून कहा जा रहा था इसको। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन तमाम मामलात पर आप गहरी नज़र रखते हैं, कि काला कानून किस तरह से है, ज़रा आवाम को भी समझाएं। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान को उन्होंने ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वो जून 2018 के बाद शामिल किया था, और जून 2018 के बाद उन्होंने 27 नुकात दिए थे पाकिस्तान को कि अगर आप ग्रे लिस्ट से निकलना चाहते हैं तो इन 27 नुकात पे जो है वो अमल करें। देखिए, पाकिस्तान में जो लॉज बनाए जाते हैं और FATF के नाम पे जो है वो इन्होंने लॉज बनाए हैं, उसमें जो है वो काफी ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि आप इस तरह के लॉज को बनाएं, लेकिन एक माजी की हिस्ट्री भी जो है ना वो शामिल है। आपको याद होगा कि नैब का लॉ बनाया गया, और नैब के लॉ के अंदर बेसिकली ये कहा गया कि हम करप्शन के खिलाफ जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज अपोजिशन से पूछ ले, पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी से पूछ ले, पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनसे पूछ ले कि जो नैब का लॉ है वो पॉलिटिकल पॉइंट्स के लिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो जो अपोजिशन का इसके अंदर था, मैं समझता हूँ कि उन चीजों को शामिल करना चाहिए था, ताकि जो लॉ को मिसयूज किया जाता है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इन चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, वो चीजें जो है वो इस्तेमाल ना की जा सकें। आपको पता है कि नैब को जो है वो पावर्स दी गई, जिसके तहत चेयरमैन नैब के पास काफी स्वीपिंग पावर्स हैं। तो इस लॉ के अंदर भी जो है वो कुछ इस तरह की, एक तो इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को करार दे दिया गया, और इसके साथ साथ जो है वो उसकी पेनल्टीज में और जो इम्प्रिजनमेंट है उसके अंदर भी इजाफा किया गया। तो अगर पाकिस्तान में जो है वो अपोजिशन को साथ में ला के ये लेजिस्लेशन की जाती इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड, तो ये अच्छा मैसेज जाता, और इसके नतीजे में ये होता कि पाकिस्तान जो है वो खासा सीरियसली जो है वो इन चीजों पे अमल दरामद करना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, लेजिस्लेशन सिर्फ एक पार्ट है, उनकी जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि इस लॉ पे अमल दरामद करते हुए इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन भी की जाए, और उसके नतीजे में कन्विक्शन का जो रेट है उसको भी बढ़ाया जाए। क्योंकि सिर्फ लॉ लेजिस्लेशन कर लेनी काफी नहीं है, बल्कि उस पर अमल दरामद जो है, और ऐसा अमल दरामद के जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस हो, वही जो है वो इंश्योर कर सकता है, और उसी के नतीजे में जो है वो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर से जो है वो निकल सकता है। इस बैरिस्टर अली जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इस मामले पर पॉलिटिकल कंसेंसस भी बहुत ज़रूरी था, एक मैसेज देना था आपको, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हुआ और अपोजिशन वॉकआउट कर गई। इस हवाले से बैरिस्टर अली जफर ने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। सर, ये तमाम चीज़ें अगर देखें, कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर बात करें, जिस पर मेन इशू बना कि अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है अरूज पर पहुंच जाएगी। तो इस हवाले से मैं आपसे थोड़ी सी इलैबोरेशन चाहता हूं कि क्या इसको अमेंड किया जा सकता था? जी देखें, जहां तक तो ये दो मसाइल हैं अलग अलग। एक तो है FATF की रिक्वायरमेंट के कानून क्या होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट बड़ी क्लियर कट है और दुनिया भर में है, और वो कानून साजी तक, जहां तक कानून साजी का करना है, वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कानून ड्राफ्ट किया गया और पास हुआ, और उसमें मेरा ख्याल है किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो कानून गलत है या सही है। बिल्कुल सही है, FATF के मुताबिक है, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। मसला ये सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इम्प्लीमेंटेशन का, कि उस कानून को सही इस्तेमाल किया जाता है या गलत इस्तेमाल किया जाता है। वो आप प्रैक्टिकली बाद में देख सकते हैं। कानून, हर कानून दुरुस्त होता है किताब तक, लेकिन उसका गलत भी इस्तेमाल किया जा सकता है और सही भी किया जा सकता है। तो उस जहाँ तक वो खदशात हैं वो आप प्रैक्टिकली
देखे, आगे ही जाके देख सकते हैं कि उसको क्या। अली जफर साहब, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कानून जो है वो फैटफ का जो मैंडेट है उसके मुताबिक कानून साजी हुई है। अगर उसके मुताबिक कानून साजी ये तमाम तर हो रही है तो ओपोजिशन को इसमें क्या मसाइल हैं? ऑपोजिशन, मुझे लगता है कि फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन ज्यादा कर रही है, वरना जहां तक ये फैटफ के बिल्स हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बेहतरी के लिए ही है। बल्कि फैटफ की आप जितने ही रिक्वायरमेंट देखें, ठीक है, हमारे ऊपर वो एक तरह से इम्पोज किए जा रहे हैं, हमारे ऊपर एक तरह से कंपल्सरीली वो हमें करने पड़ रहे हैं, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि वो हमारे लिए बेहतरी है। तो इसलिए ये कहना कि ऑपोजिशन क्यों अपोज कर रही है, ये मैं ख्याल है ऑपोजिशन को सवाल पूछना चाहिए। मेरी नजर में कोई कानूनी नुक्ता उन्होंने ऐसा नहीं उठाया, कोई ऐसी ड्राफ्टिंग का एरर नहीं बताया जिसके ऊपर हम डिबेट कर सकें। उन्होंने एक जनरल सी बातें की हैं और वो मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। अली जफर साहब, उन्होंने एक नुक्ता ये उठाया कि आप जब ये इसको मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आप इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहेंगे तो आप बजाय बंदे को चार्ज फ्रेम करने के उसको पहले जिस तरह से पेश होता है बंदा उसके बाद चार्ज फ्रेम किया जाता है। उन्होंने ये कहा कि आप इसके बाद, इस कानून के बाद आप किसी को महज इल्ज़ाम पर भी उठा सकते हैं। तो इस नुक्ते को आप किस तरह से देखते हैं कि अगर सिर्फ इल्ज़ाम लगा है किसी पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और उसको उठा लिया जाता है, तो इस पर कानून क्या कहता है? जी देखिए, वो जहां तक दुरुस्त बात है आपकी कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है बड़ा एक सीरियस जुर्म समझा जाता है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ही आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी कर लेते हैं। तो ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस ही होना चाहिए मेरी नजर में। जिस तरह मैंने कहा कि जहां तक कानून का ताल्लुक है बिल्कुल दुरुस्त है, ये ऐसा जुर्म है, इतना सीरियस जुर्म है कि इसको कॉग्निजेबल होना चाहिए। लेकिन आप इसको अगर कोई गलत इस्तेमाल करना चाहे तो वो तो किसी भी जुर्म को आप गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी जुर्म में किसी को मुलविस करके जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं आप उठा सकते हैं। तो वो फिर कानून और अदालतें देखती हैं कि ये दुरुस्त है या नहीं है, हकायक के मुताबिक किसी को उठाया गया है या नहीं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को कॉग्निजेबल ऑफेंस ही ना करें। ठीक है अली जफर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ये फैटफ का मामला क्या है आपको तमाम तर आज बताएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान आपसे कुछ देर कबल ख़िताब कर रहे थे और अपने ख़िताब में उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन को फ़िक्र नहीं है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से और उनको कोई डर नहीं है इस हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के, तो शोर क्यों इतना मचाया जा रहा है? इसी का आंसर मैं जानता हूं। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों आप लोग शोर मचा रहे हैं अगर आप लोगों को कोई डर नहीं है? ये तो वो वाली बात हो गई चोर की दाढ़ी में तिनका। आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग क्या करनी है, इस वजह से मुखालफत कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने तो क्या करनी है, हम ना भी करेंगे तो ये हम पे हमलावर होंगे या अपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए इनके ये टैक्टिस हैं। बाकी रही बात, इमरान खान को बहुत फ़िक्र है, इमरान खान को बहुत फ़िक्र है, उसको मुल्क के अंदरूनी हालात की कोई फ़िक्र नहीं है। आप पहले हर चीज़ को कंट्रोल करने के बाद आप अपोजिशन को अपने साथ चलाने के बाद अगर कोई लाज बनाएंगे, ये लाज ऐसे नहीं होने चाहिए कि वक्त गुजारी के लिए हो, ये तो सदियों चलने वाले लाज होने चाहिए। ये लेजिस्लेशन ये कोई मजाक नहीं है कि आप उसको मजाक लेके और वन साइडेड बुलडोज करके। वैसे तो आज बड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैं वहाँ पे असम्बली में मौजूद था, जो कि असम्बली का माहौल था, इतनी अहम कानून साजी हो रही थी और जिस तरह से अपोजिशन एहतजाज भी कर रही थी, शोर शराबा हो रहा था, तो ये बिल्कुल मतलब एक बड़ी तज़लीक़ आमेज़ चीज़ नजर आई। मैं यही बात तो आपको बताना चाह रही हूँ। अब देखें, हमारा जो
मुश्ताक साहब जो मुश्ताक जी 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 बिल्कुल। मुझे ये बताएं, उन्हें उनकी अमेंडमेंट्स पे बोलने दिया जा रहा था। वो तो शोर मचा मचा के उसने एहसास दिलाया कि मेरी अमेंडमेंट्स है, मुझे तो कुछ कहने का मौका दिया जाए। ये तरीका नहीं होता कि आप किसी को भी बोले बगैर आप कोई चीज़ कानून साजी कर रहे हैं। और कानून साजी वो होनी चाहिए जिसमें बहुत सारे जहन शामिल हों, और इतनी स्मूथ कानून साजी और इतनी स्ट्रॉन्ग कानून साजी हो जो सदियां चले। ये तो वक्त गुजारी की कानून साजी तो नहीं होनी चाहिए कि आपने जी देख लिया कि इस तरीके से हम किसी को किस तरीके से खुडे लाइन लगाते हैं, किसी को किस तरीके से फांसते हैं, किसी को किस तरीके से कैप्चर करते हैं। आपका ये मकसद तो नहीं होना चाहिए। ये मकसद हमारे मुल्क के लिए क्या फ़ायदेमंद है, मुल्क की तरक्की के लिए क्या फ़ायदेमंद है कि आप किसी को भी पकड़ धकड़ करके खौफ में मुब्तला कर दें, और कोई बंदा आपको मुल्क के लिए लगाने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वेस्टर जो हैं वो आप लूज़ कर दें, तो हमारे हाथों में क्या रह जाता है। अली ज़फ़र साहब, क्या नैब लॉ के ज़रिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई? आप बड़े अरसे से इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, कानूनी माहिर भी हैं, गहरी नज़र रखे हुए हैं तमाम मामलात पे। अपोजिशन की जानिब से बार बार ये पॉइंट उठाया गया। आज भी जब मुख्तलिफ प्रेस टॉक्स की गई तो ये कहा गया कि जिस तरह देखें आप, नैब लॉ, नैब एक एंटी करप्शन इदारा था, लेकिन उसे किस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, तो अब ये कानून बन जाएगा, दोबारा से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू हो जाएगी। तो इस हवाले से हमें आगाह कर दें कि ये अपोजिशन इसे एक हथियार बना के क्यों यूज़ कर रही है? जी देखें, नैब की एक इससे पहले जो एहतसाब ब्यूरो था और उससे पहले जो डिपार्टमेंट्स थी, एक तारीख तो ज़रूर है, क्योंकि इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। PMLN जब ताकत में थी उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ किया, पीपल्स पार्टी जब थी उन्होंने भी इस्तेमाल किया अपनी अपोजिशन के लिए। तो ये एक माइंडसेट, तो इम्प्रेशन या एक परसेप्शन तो ये ज़रूर है कि नैब भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर सकती है। लेकिन मैं एक कानूनदान की हैसियत से सिर्फ तब कहूंगा कि हाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है अगर एक केस, एक रेफरेंस किसी के खिलाफ बनाया जाए, गलत बनाया जाए, और फिर अदालत उसका फैसला करे कि हाँ ये जो रेफरेंस थी ये गलत थी और इसमें किसी किस्म की हकायक नहीं थे, तब मैं कहूंगा कि हाँ वो वाली रेफरेंस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुई है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि अगर नैब इन्वेस्टिगेट करती है, करने के बाद रेफरेंस फाइल करती है, उसी वक्त कह देना कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है या हो रही है, मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त होता है ऐसी किसी किस्म की स्टेटमेंट। आपको ट्रायल के थ्रू जाना है, और अगर अदालत ने, जिस तरह मैंने कहा, फाइनली फैसला किया कि ये रेफरेंस में कोई हकायक नहीं थे और ये बिल्कुल बेबुनियाद थी, तो फिर मैं आपसे कहूंगा या अपोजिशन से जरूर एग्री करूंगा कि लगता है कि नैब ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है। लेकिन इसको आप पहले नहीं कह सकते सिर्फ रेफरेंस फाइल करने के वक्त। हाँ, एक यही बात मैं करता चलूं कि नैब को, जो मैंने चूंकि बड़ा इसका स्टडी किया है मुख्तलिफ केसों को, सो ये जरूर बात है कि नैब के बहुत सारे केसेस हैं जो कि अपनी जुरिस्डिक्शन के शायद बाहर जाके उन्होंने ये केसेस बनाए हैं। मसलन बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जहां ब्यूरोक्रेसी ने कोई फैसला किया है या किसी ऑफिसर ने फैसला किया है और वो फैसले में किसी किस्म की करप्शन की बू भी नहीं है, लेकिन वो उसको फिर भी नैब ने कहा है कि फैसला गलत है इसलिए ये जुर्म बन गया है। इस किस्म के केसेस जो थे, जिनको अदालत ने भी बाद में, आप देखते हैं, मुख्तलिफ जजमेंट्स में उसका जिक्र किया है, उस किस्म के केसेस नहीं बनने चाहिए थे। वो केसेस गैर कानूनी केसेस थे और अदालत ने फाइनली फैसला कर दिया। लेकिन सिंपली ये कह देना कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के खिलाफ अगर नैब केस बनाता है तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये मेरा ख्याल है गलत मौक़िफ़ है। जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? हाँ, मैं यही ऐड करना चाह रही हूँ कि जितने भी केसेस ये खाकान अब्बासी पे बना, साद रफ़ीक पे बने, और जो जिन जिन पे भी बने, अब अदालतों ने फैसले दिए और कोई भी ये नैब प्रूव नहीं कर सकी।
और वो उनको अदालतों ने रिलीफ दिया है। तो ये यही चीज़ साबित करती है कि नैब क्या कर रही है। और बग़ैर रेफरेंस के किसी को पकड़ के ले जाके आप अंदर कर देते हो, और कई माह, क्या उनको कभी आपने साइकोलॉजिकली सोचा कि उस बंदे के पे क्या इफेक्ट होगा, अली ज़फ़र उसकी साहब, फैमिली पे क्या इफेक्ट ये होगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि नैब केसेस तो बना देता है, लेकिन उसके अदालतों में फिर प्रूव करना, फिर सज़ा दिलाना, ये भी नैब की जिम्मेदारी होती है। लेकिन प्रोसिक्यूटर्स नैब के जो हैं पास, वो हम देखते हैं अक्सर जो है अदालती सवाल जो उठाए जाते हैं उनके जवाबात भी सही तरह नहीं दे पाते। तो ये एक लूप होल यहाँ पे मौजूद है। आप क्या समझते हैं? जो पहली बात तो ये है, मैडम ने अभी जिक्र किया 2-3 केसेस का। वो एक्चुअली केसेस 2 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है बेल की, जब आप जमानत के लिए अप्लाई करें और आपको अदालत जमानत दे दे, तो जमानत देते वक्त अदालत हतमी फैसला नहीं करती, वो सिर्फ जमानत की हद तक फैसला करती है। उसमें कोई शख्स को वो जुर्म साबित नहीं करती, ना उसको बरी कर देती है। वो तो ट्रायल के बाद फैसला होता है। तो दोनों जो केसेस का रेफरेंस दिया था मैडम ने, वो अपनी उस हद तक दुरुस्त है कि बेल उनको हुई, लेकिन उसमें ये कह देना कि वो केसेस में वो साबित हो गया कि वो गलत केसेस थे, वो दुरुस्त नहीं। वो तो ट्रायल जब चलेगी और फाइनली एग्जैक्टली वो जब पूरा मुकदमा खत्म होगा तभी हम कुछ उस बारे में राय कायम कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इतने लंबे पीरियड में देखे जी, नैब ने कुछ भी तो प्रूव नहीं किया। तो उनकी वो तो ट्रायल, अभी ट्रायल चलेगा, उसके बारे में आप उसके बारे फाइनल फैसला तो बाद में होगा जब केस चलेगा। लेकिन रेफरेंसेस को भी ये अपने अली साहब कंफर्म नहीं कर सके। एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है कि इंटेंट की अगर बात की जाए, इंटेंट की बात करना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि अगर अपोजिशन की जानिब से ये नुक्ता उठाया गया था कि 180 दिन के हवाले से आप किसी भी बंदे को उठा के गायब कर सकते हैं, तो और किसी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से चार्जेस लगा सकते हैं, तो इस कानून की इंटरप्रिटेशन वो अदालत में जाके बड़ी वाज़े तरीके से हो जाएगी कि अगर अदालत देखती है कि मैलिफाइड इंटेंशन के साथ आपने किसी पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए हैं, तो अदालत उससे वो चार्जेस हटा देगी और वो अदालत से बरी हो जाएगा, वो उस केस के चार्जेस तमाम इससे हट जाएंगे। तो अदालत ने बेसिकली इस तमाम मामले की इंटरप्रिटेशन करनी है। व्हाट डू यू थिंक? जी देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर की हैसियत से मैं कहूंगा, और वो ये है कि ये नैब को जो इतनी ताकत दे दी गई है कानून के तहत कि वो किसी को उठा के इंक्वायरी स्टेज पे भी पकड़ सकते हैं और उसके बाद उसको अंदर रख सकते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो केसेस जो हैं वो बड़े कमजोर थे और उनको नहीं रखना चाहिए था वो कस्टडी में या जेल में। तो ये मामला मेरा ख्याल है काबिल गौर है कि नैब कानून में तरमीम होनी चाहिए। ये उनकी जो इतनी ज्यादा ताकत है अरेस्ट की, उसको नहीं होना चाहिए। और ये मेरा ख्याल है हर पार्लियामेंट के सामने ये मामला आया है, लेकिन बदकिस्मती से पार्लियामेंट इसको सॉल्व नहीं कर सका, क्योंकि ये अमेंडमेंट जरूरी है नैब कानून में। इस हद तक जो अरेस्ट की पावर है इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। लेकिन इसके बाद अगर ये चीज निकल जाए, ये अरेस्ट वाली पावर, और वो एक रीजनेबल हद तक हो और उसमें रेगुलेटेड हो और उसके में बाकायदा जो जिसको कहते हैं हम स्ट्रक्चर्ड हो डिस्क्रेशन जो है चेयरमैन का अरेस्ट करने का, तो फिर मेरा ख्याल है उसके बाद ये शिकायत नहीं रहेगी नैब कानून से, क्योंकि बाकी तो फैसला अदालत ने ही करना होता है। नैब का काम है इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी प्रोसिक्यूशन टीम के जरिए शहादत दे अदालत में, और उसके बाद अदालत का काम होता है कि वो फैसला करे कि क्या शवाहिद इतने स्ट्रॉन्ग। अली साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आखिरी सेगमेंट है इस प्रोग्राम के। इसके बाद, इस ब्रेक के बाद हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। नाज़रीन, आप कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन दिन है आज। जिस तरह से अपोजिशन ने वॉकआउट किया और जिस तरह से हम अमेंडमेंट्स बता रहे थे बिल में और हमारी बात नहीं सुनी गई, जबकि इमरान खान साहब कहते हैं कि FATF जो है वो हमें विरासत में मिली है, हमारे आने के बाद ये मसला नहीं खड़ा हुआ और हम इसे बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो ओपोजिशन आड़े आ रही है हमारे, और हम ये चाह रहे थे कि ओपोजिशन और हम मिलकर इस मामले पर कानून साजी करें। आज तमाम ये चीज़ें जो हैं नेशनल असम्बली में होती रहीं। डॉक्टर समीना साहब, ये जानना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ का ये बयान वैसे रेयर आता है कि ये स्याह तरीन दिन है, इसमें कानून साजी, हालांकि शहबाज शरीफ साहब जानते हैं कि कितना सेंसिटिव मामला है ये, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इसलिए ज़्यादा कंसर्न हमें नज़र आ रहे हैं कि उन पे भी केसेस बने हुए हैं, तो उनको ये लगता है कि आइंदा आने वाले कवानीन उनके खिलाफ ही यूज़ होंगे। हालांकि शहबाज शरीफ तो आप हमें याद है बिल्कुल मिसाके जमहूरियत की बात करते हैं, साथ मिलकर चलने की बात करते हैं, लेकिन आज तो हमने तो शुरू में हर चीज़ की पेशकश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी। वो अकेले ही चलना चाह रहे थे, वो शुरू से ही। आप ये देख लें, हम लोगों ने मिसाके जमहूरियत के लिए की भी बात की, मिसाके मईशत की बात की कि आप हमारे साथ चलें। बिलावल ने बिल्कुल पूरी आपको अपॉर्चुनिटी दी कि हमारा साथ आपके साथ है, आप हमारे साथ चलें। लेकिन जिस तरह से आज आप लोगों के लोग मिक्स हुए थे मुस्लिम लीग नून के लोगों में, बेंचेस पे एक दूसरे के साथ जिस तरह से बैठे हुए थे, लग रहा था आप लोगों के पहले ये बात तय हुई हुई है कि एहतजाज करना और वॉकआउट करना है। नहीं, कोई ऐसा मामला था? नहीं, ऐसा मामला नहीं था। अब हमारे कुछ लोग उधर भी तो बैठे हुए थे। ये जिस दिन जॉइंट सेशन होता है, कोई भी बंदा अपनी अपनी सीटों पे, उनकी सीटिंग लेबल्ड होती हैं पार्लियामेंट की तरफ तो से। ये वॉकआउट का प्लान उसी टाइम बना है या पहले से स्ट्रेटेजी? नहीं, जब किसी ने बोलने का मौका ही नहीं दिया और 2 या 3 दफ़ा अपोजिशन लीडर खड़ा हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या उसकी इतनी अहमियत नहीं है? अपोजिशन लीडर जब खड़ा है कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, उसको आप बोलने दें। इसमें तो कोई हर्ज नहीं होता कि आप बोलने क्यों नहीं दे रहे, बात सुनने में क्या हर्ज है? हो सकता है कि आपको कोई अच्छा पॉइंट्स दें, आपको कोई आइन के मुताबिक चलने के लिए कोई बात बताएं, आखिर वो एक्सपीरियंस रहे इनसे ज़्यादा। और इसी तरीके से बिलावल ने भी कई दफ़ा कोशिश की, नहीं बोलने दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपनी नशिस्त से 2-3 दफ़ा खड़े हुए, लेकिन किसी को भी नहीं बोलने दिया। मैं कह रही हूँ, आज स्पीकर साहब का एटीट्यूड ऐसा था जैसे उन्हें चाबी भर के बिठाया हुआ था। वो इतनी स्पीडीली सारे काम कर रहे थे, वो नॉन स्टॉप काम कर रहे थे। वो किसी को जो अमेंडमेंट्स थी ना, वो भी डिस्कस करने के हक में नहीं थे, वो किसी को मौका भी नहीं दे रहे थे। क्या उस वक़्त अपोजिशन की क्या एटीट्यूड होना चाहिए था, आप मुझे बताएं। जब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा आज PMDC का बिल था, मेरी उसमें कम से कम 20 अमेंडमेंट्स लगी हुई थी। अगर मुझे नहीं अमेंडमेंट्स बोलने का मौका देंगे और आप अपना बिल ही पास करते जाएंगे, तो क्या हमारे लिए इंसल्टिंग पॉइंट नहीं है? जब आपने एक राइट। अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि एक और जो एक्ट था जिसको मंजूर करना था, वो हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से था और ये FATF का भी हिस्सा है, तो कितनी ज़रूरत है सर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की हमें? ये तो डिमांड बहुत पहले से है और सिर्फ स्टेटस की वजह ये तो हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि हुआ ये है कि लिटिगेशन बहुत ज़्यादा, मुकदमे बहुत ज़्यादा हो गए और उनका जो डिले है उनको फैसले करने में, वो एक तरह मजबूरी बन गई है हाई कोर्ट की, क्योंकि एक एक जज के पास 20-20, 25-25, 30-30 केसों की लिस्ट होती है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है किसी जज के लिए कि इतने केसेस निपटा सकें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि आप तादाद बढ़ाएं ताकि जजेस के पास कम केसेस हों और वो उनको फैसले भी कर सकें और क्वालिटी के फैसले कर सकें इंसाफ के मुताबिक। तो ये डिमांड सिर्फ सेटर्स की नहीं है, ये रिक्वायरमेंट तो हमारी बहुत देर से वकला की भी रिक्वेस्ट रही है पार्लियामेंट से कि आप ये तादाद बढ़ाएं, और ये सक्सेसिव अदालतें खुद भी कहती रही हैं कि हमारी तादाद बढ़ाएं। तो ये इसको मेरा ख्याल है सेटअप से लिंक करने की जरूरत नहीं, ये तो हमारी जरूरत है।
ये पहले भी कई ऑलरेडी दफा हुआ है। एजेंडे पे भी था ये, मुझे बिल्कुल याद है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये वो लोग भी बड़ा जानना चाहते हैं कि हमने 14 जो पॉइंट्स हैं उन पे तो कंप्लाई कर लिया हम, जो कि फैटफ की तरफ से दिए गए थे, 13 अभी बाकी हैं, तो हमें ग्रे लिस्ट से भी निकलना है, हमें इन 13 पॉइंट्स पे कंप्लाई भी करना है। तो आपके क्या ख्याल में कितना टाइम हमें लगेगा ये 13 पॉइंट्स को अचीव करने में? इसी हवाले से कानून साजी हो रही है, इसी हवाले से ये तमाम मामलात भी चल रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक बीइंग अ लॉयर के कितना एक वक्त लग सकता है इनको कंप्लाई करने में? क्योंकि उन तमाम पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कानून साजी भी इन्वॉल्व होती है, कानूनी पेचीदगियाँ भी इन्वॉल्व होती हैं, कुछ एक्शंस प्लान होते हैं जिन पे पॉलिसी मेकिंग होती है, उन पर अमल दरामद करना होता है, तो इकट्ठे लेके चलना होता है तमाम तर चीज़ों को। डू यू थिंक कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएंगे? जी इंशाल्लाह बिल्कुल निकलेंगे, लेकिन इसमें जो लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, वो तो एक बहुत माइनर पोर्शन है, बहुत थोड़ा पोर्शन है उस सारी रिक्वायरमेंट्स का। ज्यादातर जो है वो रूल मेकिंग है और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसमें जो फैटफ की जो बहुत एक अहम एक और रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सेंट्रलाइज्ड एक बॉडी हो जो कि फैटफ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती रहे, ताकि वो सेगमेंटेड या कोई उसमें डाइल्यूशन ना हो। ये एक बड़ी मेजर रिक्वायरमेंट है। तो ये काम इतने मुश्किल नहीं है, हम पीछे इसलिए इसमें कामयाब नहीं होते रहे कि बहुत अरसे तक हमने सिर्फ कानून साजी की तरफ गौर व फिक्र किया था, लेकिन उनको जो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए थी फैटफ की जो बॉडी है उसको, वो हम उस पर गौर नहीं कर रहे थे। अब पिछले एक साल से उस पर बहुत काम हुआ है, और इसीलिए उसको आप फैटफ की मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं उनमें देखेंगे कि वो अप्रिशिएट किया गया है कि हाँ अब आप गामजन है अपनी मंजिल की तरफ, अब आप दुरुस्त रास्ता आपने अपना लिया है। तो ये कानून साजी जो आज हुई है ये तो एक रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मैं इसको 30% या 20% समझता हूँ। बाकी जो 70% 80% है वो अभी रूल्स के जरिए और इसको इम्प्लीमेंटेशन के जरिए और पॉलिसी मेकिंग के जरिए और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के जरिए होगा, और ये इंशाल्लाह अब मुश्किल नहीं है। अब बहुत काम हो चुका है, अब थोड़ा सा काम रह गया है, तो आप जल्द देखेंगे कि हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। नाज़रीन, हम जल्द इस ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे। अली ज़फ़र साहब ये कह रहे थे हम उस राह पर गामजन हैं। इस हवाले से कानून साजी का जो पोर्शन था वो तो हो रहा है, लेकिन इसके अलावा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है, रूल्स मेकिंग है, और बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स हैं जिन पर हमने जो है अमल दरामद करके इस तमाम मामले को हल करना है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना है, ताकि मज़ीद कोई अगर ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो मज़ीद कोई पाबंदियाँ पाकिस्तान पर ना लग सकें। दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।